हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटेओस। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का नया चैप्टर काइनेमेटिक्स। बच्चों, काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे ट्रिगोमेट्री का कुछ पार्ट आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का भी कुछ पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और नीट वाले बच्चों के लिए दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स उनका सब्जेक्ट नहीं होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री। अब बच्चों 9th-10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज यहां करा देता हूं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा ये सब एक राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते थे। साइन थीटा क्या है बच्चों? ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है। ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, दिस इज थीटा। अब इस थीटा के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये सपोज P है, P से परपेंडिकुलर, B से बेस एंड H से हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते थे बच्चों? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट करते थे तो हाइपोटेन्यूस निकल जाता था, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? इस थीटा के लिए अगर वैल्यू लिख रहे हैं साइन थीटा, तो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता था बच्चों? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा का वैल्यू क्या होता था बच्चों? P बाई B, या इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है? P बाई H, कॉस थीटा B बाई H। तो P बाई H बाई B बाई H करोगे तो H कट जाएगा, P बाई B हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था? रेसिप्रोकल का मतलब है कि साइन थीटा को 1 अपॉन उसके रेसिप्रोकल में लिख सकते हो। तो इसका रेसिप्रोकल होता था कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था? 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था? 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि सेक थीटा क्या होता था बच्चों, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब H अपॉन B, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये हुआ बच्चों ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज। अब इसका कुछ थीटा के लिए जो वैल्यू होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज यहां पे मैं थीटा लिख रहा हूं और यहां पे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो लिख रहा हूं। यहां मैंने लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। बाकियों के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं बच्चों, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप निकाल सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा करके, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, ये हुआ 60 डिग्री और ये हुआ 90 डिग्री, ठीक है। इतना आपको वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों। ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन √2, 60 का √3/2 और 90 का 1। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता रहा हूं, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। अब कॉस थीटा जो होता है बच्चों, इसका सीधा उल्टा कर दो, इधर से उठा के यहां रख दो। तो यहां 1 हो गया, यहां √3/2 हो गया, यहां 1 अपॉन √2 हो गया, यहां 1/2 हो गया और यहां 0 हो गया, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मैंने यहां पे बताया था आपको। तो 0/1 क्या होगा? 1 होगा। 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा? 1 अपॉन √3 होगा। ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1 अपॉन 0, इंफिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूं आपको, जो आपके फिजिक्स में हमेशा यूज होने वाला है। आपने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा 9th में, अगर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो 3 के सामने वाला एंगल जो होगा वो 37 डिग्री होगा और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होगा। सबको ऐड करके देख लो, 37 प्लस 53 कितना होगा? 90 प्लस 90 180 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको साइन थीटा लिखने को बोल रहा है बच्चों, जहां थीटा की वैल्यू 53 डिग्री है, सपोज थीटा इज 53 डिग्री, तो क्या लिखोगे? P बाई H 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जहां पे थीटा इज 53 डिग्री? B बाई H 3/5,
ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि क्या यही वैल्यू cos 37 की होगी, तो यस होगी। यहां से देख लो, cos 37 b बाई एच, इसके लिए क्या होगा b, इसके लिए ये होगा b और h ये होगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों sin 37 की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे करना है कि 37 के सामने 3, जैसे 37 होता है तो उसका 3 जो है सामने होगा। ठीक है, या ऐसे याद कर लो कि 37 के सामने छोटा वाला 3 और 53 बड़ा है इसलिए उसके सामने 4 बड़ा वाला। ठीक है बच्चों, ऐसे याद करना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिजिक्स में आपके यूज होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इतना। अब शुरू करते हैं स्क्वायर वाले। बच्चों ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज में स्क्वायर में रिलेशंस होते हैं, वो देखते हैं। स्क्वायर रिलेशन में आपको हमेशा जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो याद होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई एच, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, कॉस का, तो कॉस क्या होता है b बाई एच, तो सेक क्या होगा h बाई बी, h बाई बी स्क्वायर कर दिया। tan क्या होता है p बाई बी, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और ऊपर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर, तो ये कट के 1 आ गया। ठीक है, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे होता है देख लेते हैं। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, तो एच बाई पी स्क्वायर हो गया। कॉट क्या होता है बच्चों, टैन का रेसिप्रोकल है, टैन क्या होता है पी बाई बी, तो बी बाई पी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर। तो ये देखो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर होता है, तो पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर आएगा और 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत जगह यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, अब डबल एंगल देख लेते हैं। डबल एंगल, अब डबल एंगल क्या बोल रहा हूं बच्चों, बताता हूं। जैसे साइन 2 थीटा है, अब इसको सिंगल एंगल में लिखना है तो लिख सकते हैं इसको, देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 2 थीटा को हमने ब्रेक करके थीटा और थीटा में लिख दिया। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। कॉस 2 थीटा रहेगा तब उसको कैसे लिखोगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसको बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। यहां देखो, इस पे आओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या मैं साइन को इधर ले जाऊं तो ये रिलेशन निकला, कॉस को इधर ले जाऊं तो क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा को यहां से लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या होगी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। कॉस 2 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये याद होना चाहिए आपको। अब tan के लिए लिखते हैं tan 2 थीटा। बच्चों tan 2 थीटा को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि tan 2 थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा होगा। बट और भी हम तरीके से लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये बच्चों तीनों आपको याद होने चाहिए। ये दोनों तो आप निकाल सकते हो, बट ये भी अगर याद है आपको तो बहुत अच्छा हुआ। ये डबल एंगल का हुआ। अब देखते हैं अगर दो एंगल को प्लस कर देते हैं तो क्या होता है। जैसे साइन ए प्लस बी का वैल्यू देखना है, कॉस ए प्लस बी का देखना है, और tan ए प्लस बी का देखना है। साइन ए प्लस बी अब क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कर दो कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर यही चीज माइनस में हो तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां बस माइनस लगा देना है, सेम उतार दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस और माइनस में बस यहां पे प्लस और माइनस हो जाएगा। जो यहां पे होगा प्लस अगर है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। जो साइन यहां पे है वही साइन यहां पे होगा। ठीक है, कॉस जो है बच्चों थोड़ा बदमाश है। वो क्या करता है, वो ग्रुपिंग करता है। देखो कैसे, अपने जैसे वालों को साथ में रख लेगा। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब माइनस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहले तो ग्रुपिंग किया, कॉस ए कॉस बी दोनों अपने साथ ले आया। ठीक है, कॉस वाले को साथ में ले आया और ग्रुपिंग करके बदमाशी करता है ये। तो ये देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, अगर कॉस ए माइनस बी हो तो अपने जैसे वालों को साथ में ले लिया और फिर बदमाशी करके अपोजिट साइन ला दिया। अगर माइनस है तो यहां प्लस होगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा। किस में, कॉस में, प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, ऊपर लिख दो tan ए प्लस tan बी। जो भी है अगर प्लस है तो प्लस लिख दो ऊपर, नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है बच्चों, अगर tan ए माइनस बी है तो क्या होगा, तो जैसे यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस आ जाएगा इधर, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, देखो सिंपल सा है, प्लस है तो यहां प्लस हुआ और नीचे उसका उल्टा माइनस हो गया। अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा और नीचे उसका उल्टा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से क्या ये रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, ये डबल एंगल में जो मैंने बताया था tan 2 थीटा का। देखते हैं, tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं इसको। अब ये देखो a प्लस बी बन गया यहां पे, तो यहां क्या होगा, tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी है तो tan थीटा इंटू tan थीटा। क्या ये रिलेशन आ गया यहां पे? तो बच्चों ऐसा बहुत होगा, ट्रिगो में ऐसा बहुत बार होगा कि आपका जो एक अगर आपको पता है तो दूसरा आप डिराइव कर सकते हो। जैसे आपको ये पता है, ये वाला पता है, तो आप ये और ये डिराइव कर सकते हो। आपको अगर ये पता है तो ये डिराइव कर सकते हो। ठीक है, वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सपोज बच्चों आपको दिया हुआ है साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और यहां पे दिया हुआ है आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो हमेशा एक चीज याद रखो कि जब भी 90 या 270, अगर यहां पे 90 हो या 270 हो, यहां पे 90 हो 270 हो, 90 हो 270 हो, या यहां पे 90 और 270 हो, कुछ भी हो, 90 और 270 हो, तो हमेशा साइन जो होता है वो अपना ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो चेंज कर जाता है।
साइन किस में चेंज हो जाता है बच्चों? कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा में। और टैन किस में चेंज हो जाता है? कॉट थीटा में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी 90 और 270 हो तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। ठीक है, 180 के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर यहां पे दिया होता बच्चों साइन 180 प्लस थीटा तो साइन अपना ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया कि साइन कॉस में चेंज कर जाता है तो मैं यहां लिख देता हूं कॉस थीटा। कॉस का साइन चेंज हो जाता है, टैन का कॉट। उसी तरह यहां पे हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉट थीटा। अब बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये तो नहीं पता। अब इसके लिए एक नया रूल, ये रूल तो आप समझ गए कि जब भी 90 और 270 हो तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो चेंज कर देना, साइन का कॉस, कॉस का साइन और टैन का कॉट कर देना। ठीक है, यहां पे 90 या 270 कुछ भी लिखा हो तो 180 होगा तो बच्चों चेंज नहीं होगा, 180 होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब प्लस माइनस के लिए देखते हैं बच्चों। तो मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में भी बता चुका हूं, आप देखो जाके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है। ये एंगल कितना है बच्चों? 90, यहां से यहां 180, यहां से यहां 270, मतलब यहां से यहां तक 270, फिर यहां से यहां तक 360। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है बच्चों कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहां पे आएगा? तो ये तो हो गया 90 प्लस थीटा, मतलब थोड़ा सा इसमें आएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों यहां पे एक रूल याद करो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, कॉफी में शुगर को ऐड करना है, तो ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब ए से होता है बच्चों ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? सब पॉजिटिव होंगे, साइन भी, कॉस भी, टैन भी और उसके रेसिप्रोकल जो होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। यहां पे केवल साइन पॉजिटिव होगा, केवल साइन पॉजिटिव होता है। यहां पे टैन पॉजिटिव होता है, यहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। अब देखो यहां से इसको निकालते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 गए प्लस थीटा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, हमेशा इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। समझ में आ रही है बात? साइन 90 प्लस थीटा बोला, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव वैल्यू रख दिया। कॉस 90 प्लस थीटा, अब देखो कॉस इसमें क्या होता है? इसमें तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस इसमें नेगेटिव होगा, तो यहां पे माइनस लगा दो। टैन क्या होगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में? माइनस, क्योंकि केवल साइन पॉजिटिव होता है। टैन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होंगे और उसके रेसिप्रोकल जो होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। अब देखो यहां पे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 यहां हुआ, यहां से गए यहां 90 और माइनस थीटा बोल दिया, मतलब पीछे आ गया थोड़ा सा, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहां पे तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव होंगे, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ऐसा आप निकाल सकते हो। चलो, तो ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड शुगर टू कॉफी। अपने कॉफी में थोड़ा सा शुगर डालना और इसको याद कर लेना। अब बच्चों अगर आपको दिया हुआ है साइन 2n पाई प्लस थीटा, ऐसा दिया हुआ है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा दिया हुआ है, फिर यहां पे tan ले लो, 2n पाई प्लस थीटा दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया हुआ है जहां पे n जो है वो 1 2 3 4 ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि सपोज ये कोई थीटा है यहां पे, ठीक है। अब 2n पाई है, n का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई ऐड करना है थीटा में, तो थीटा ऐसे है, 2 पाई ऐड करके फिर यहां पे ये रोटेट करके फिर से यहां पे पहुंच जाएगा। ये पूरा 2 पाई रोटेट करेगा करके यहां पे पहुंच जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा, अगर 2 पाई ऐड करो, चाहे 4 पाई ऐड करो, चाहे 6 पाई ऐड करो, तो ये क्या होगा? 2 पाई मतलब कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। तो इसी का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 3 4 5 में,
तो यहाँ पे 360 डिग्री का रोटेशन करके फिर से यहीं पहुंच जाएगा। तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, साइन थीटा ही हो जाएगी, इसकी वैल्यू कॉस थीटा ही हो जाएगी, इसकी वैल्यू टैन थीटा ही हो जाएगी। उसी तरह रेसिप्रोकल के साथ होगा। समझ में आ गई बात? अगर 2n पाई लिखा हो, 2n पाई जहां पे n जो होंगे 1 2 3 4 होंगे, सपोज यहां पे 2 पाई दिया हुआ है, 4 पाई दिया हुआ है, 6 पाई दिया हुआ है, 8 पाई दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है जो जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसी हो, ये अपने वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं, साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा ही रहता है, टैन थीटा ही रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब एक और चीज है जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी समझ लो। अब बच्चों व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है और टैन थीटा की वैल्यू थीटा होती है। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, अब आप मुझसे पूछोगे कि सर थीटा कितना स्मॉल होना चाहिए, तो थीटा ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये वैलिड है व्हेन थीटा इज अप टू 30 डिग्री। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन 30 का वैल्यू थीटा होगा। अभी थीटा लिख रहा हूं, 30 नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 30 नहीं लिख सकते हैं। देखते हैं कितना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू 1/2 होगी। कैसे, अब देखते हैं। तो क्या 30 डिग्री को हम अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो कितना रेडियन होगा, पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री इजकल टू कितना होगा, π/6 रेडियन। तो साइन π/6 इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं π/6 होगा। मैं यही बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं। ये साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2। चलो देख लेते हैं। यहां पे पाई का वैल्यू 3.14/6, ये कितना होगा 0.52। देखो 1/2 हो गया। तो ये जो रिलेशन मैंने आपको दिया बच्चों, दिस इज वैलिड अप टू 30 डिग्री। जब 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो आप इजिली ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बट ये वैलिड है अप टू 30 डिग्री तक। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं जो आपको आगे यूज होने वाले हैं। जैसे साइन का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे। उसी तरह माइनस में भी आप सेम चीज इधर लिख सकते हो। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है बच्चों साइन का। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो +1। मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। अब ये +1 और -1 के बीच में ही ये वेव जैसा ऐसा चलता रहेगा। समझ में आ रही है बात? +1 और -1 के बीच में ही वेव जैसा चलता रहेगा। सेम ऐसा ही इधर हो जाएगा बच्चों, सेम ऐसा हो जाएगा इधर। ठीक है, ये साइन का ग्राफ होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि पाई और 2π के बीच में साइन की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एंगल मैंने आपको दिया जो पाई और 2π के बीच में, जैसे सपोज मैंने आपसे पूछ लिया साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो ग्राफ और बता दो कि -1 होगी। देखो ये -1 है, तो साइन 3π/2 इजकल टू -1। ठीक है, पाई और 2π के बीच में -1 होगा, 0 और पाई के बीच में पॉजिटिव होगा। ठीक है, 2π और आगे वाले के लिए पॉजिटिव, फिर उसके बाद नीचे, ऐसे देख के आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, ये साइन का ग्राफ हुआ। कॉस का ग्राफ अगर लेना हो तो ऐसे लेंगे, ये कॉस का ग्राफ। ये हुआ कॉस का ग्राफ। ठीक है, ये वाला है, ये है कॉस थीटा का, ये है साइन थीटा का। अब देखो कॉस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, 1 है। कॉस π/2 क्या होता है, 0। अगर आपसे पूछता है बच्चों कि π/2 और 3π/2 के बीच में कॉस क्या होगा, π/2 और 3π/2 के, तो आप बोलोगे नेगेटिव होगा।
अगर आपसे पूछ देता है कि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी तो -1 होगी। देखो ये वाला ग्राफ देखो, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, -1। ठीक है, तो ये साइन और कॉस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब पढ़ते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। लिखो डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो अभी बस इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन होता है बच्चों स्लोप और उसी को tan थीटा से निकालते हैं। बस इतना समझ लो। अभी डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है और tan थीटा से निकालते हैं। अब क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है, ये एक लाइन आपको दी हुई है, ठीक है बच्चों, ये ओरिजिन है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका स्लोप निकालो। इस लाइन का कुछ इक्वेशन होगा, जैसे इसका इक्वेशन मैंने ले लिया y = 3x + 5, ऐसा मैंने कोई इक्वेशन ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन ले लिया। अब y क्या है बच्चों, 3x + 5 है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या मैं y को बोल सकता हूं y इज ए फंक्शन ऑफ x, और व्हाट इज दैट फंक्शन ऑफ x, दैट इज 3x + 5। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे y चेंज करेगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 11 होगी, ठीक है, मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। सो वी कैन से कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों कि जैसे जैसे x वैरी करेगा वैसे वैसे y वैरी करेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों वो स्लोप होता है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हो तो इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, y' से डिनोट करो या फिर f' ऐसे लिख दो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आता है बच्चों 3। कैसे आता है ये सब मैं आगे बताऊंगा, पहले समझो। अभी बस इतना समझ लो कि इसका डिफरेंशिएशन 3 आया। तो इसका 3 आया, इसका क्या मतलब है बच्चों कि इसका स्लोप आया 3, इसका स्लोप आया 3, ठीक है। अब समझते हैं इसका स्लोप जो होता है बच्चों वो tan थीटा होता है। स्लोप और tan थीटा दोनों सेम चीज है, ठीक है। ये थीटा जो एंगल है, ये एंगल थीटा, यही स्लोप है। क्या ये एंगल यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह सेम होगा, सेम होगा। तो इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम बच्चों, इसका स्लोप निकाल सकते हैं अगर हम पॉइंट ए ले रहे हैं इसको और इसको पॉइंट बी ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, दो हमने पॉइंट लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, स्लोप निकालने के लिए। तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहां से यहां पे ऐसे देखो, ये वाला पार्ट हुआ x2, समझना ध्यान से, और ये वाला पार्ट हो गया x1, हुआ ये वाला पॉइंट, तो ये हो गया x1। तो क्या ये वाला पार्ट जो है ये ट्रायंगल में ध्यान देना, ये ट्रायंगल को ध्यान देना, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं जहां ये A है और ये B है पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो लेंथ है बच्चों, ये लेंथ कितना होगा, x2 - x1 होगा, यस होगा, ठीक है। ये वाला लेंथ कितना होगा, B का कोऑर्डिनेट देखो y2 है, y2, और A का कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पे y1, तो ये वाला जो होगा बच्चों ये y2 - y1 होगा क्योंकि ये y1 है और दिस इज y2, तो ये हो गया बच्चों y2 - y1, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये y2 - y1, ये x2 - x1। क्या ये एंगल जो यहां थीटा है वही एंगल यहां पे भी होगी, थीटा होगी। तो ये लाइन का स्लोप हर जगह सेम है, चाहे पॉइंट ए पे लो, चाहे पॉइंट बी पे लो, चाहे कहीं भी लो, तो हर जगह थीटा एंगल सेम है। थीटा सेम है तो tan थीटा सेम है, tan थीटा सेम है तो स्लोप सेम है, ठीक है। इसका स्लोप हर जगह सेम है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहां तक समझ में आया बच्चों,
ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर 2 पॉइंट हमने लिया ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो ए का x एक्सिस पे कितना, ये x1 है और बी का x एक्सिस पे x2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही ये लेंथ होगा, तो x2 माइनस x1 ये आ जाएगा। उसी तरह बी के लिए y2 माइनस y1 आ गया, जो मैंने यहां पे दिखा दिया आपको। ठीक है बच्चों, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया बच्चों आपका tan थीटा, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, यही होता है बच्चों डिफरेंशिएशन। अब यहां पे तो स्लोप कांस्टेंट था, यहां पे स्लोप कांस्टेंट था, तो यहां हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब वैसे भी बात करेंगे जहां पे स्लोप कांस्टेंट आपका नहीं होगा, तो वहां कैसे निकालोगे? तो वहां डिफरेंशिएशन मेथड है, वहां से निकालोगे। समझ में आ रही है बात? यहां पे तो आपने इस मेथड से सिंपली आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया, लेकिन दूसरे जगह जहां स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा कुछ है, अब बताओ यहां पे कैसे स्लोप निकालोगे? क्या यहां पे ट्रायंगल बना पाओगे? सपोज यहां पे पॉइंट ए लिया हमने, यहां पे पॉइंट बी लिया और यहां पे ऐसे तो बना लिया आपने, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो आप पॉइंट ए का देखो स्लोप और पॉइंट बी का स्लोप डिफरेंट होगा, बताता हूं, पहले इसको समझ लो। तो बच्चों यहां पे हमने स्लोप निकाल लिया ऐसे, इसी को बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। इस लाइन में देखो y2 और y1, यहां पे निकाल लोगे y2 एंड y1, ठीक है, x2 और x1 निकाल लोगे तो आपको tan थीटा निकल जाएगा। ये इक्वेशन दिया हुआ लाइन का। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे आपको निकालना है तो देखो निकाल के दिखाता हूं मैं यहां पे। x1 y1, अगर x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं बच्चों, तो y कितना होगा? 8 होगा। चलो ले लिया, ठीक है, यही होगा इस लाइन पे लाई करने के लिए। दूसरा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x2 y2, x की वैल्यू 2 लिया हमने, तो y की वैल्यू 11 होगी। अब इसका tan थीटा निकालो, tan थीटा तो क्या होगा? y2 माइनस y1 11 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1, देखो 3 आ गया। और मैंने डिफरेंशिएशन मेथड से भी बताया था कि इसका डिफरेंशिएशन जब निकालोगे y डैश निकालोगे तो 3 आएगा। तो देखो यहां पे स्लोप ही निकल कर तो आया। जो डिफरेंशिएशन मेथड से हम क्या निकालते हैं बच्चों? स्लोप निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझो, इसको फील करो कि ये है क्या। y2 माइनस y1 क्या है बच्चों? चेंज इन y, चेंज इन y। x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन x, चेंज इन x। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर ये डिफरेंशिएशन इसी को बोलते हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज, इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। स्लोप क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। tan थीटा क्या होता है? स्लोप ही होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों। अब समझते हैं वैसे जगह पे जहां पे ये मेथड काम नहीं करेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं काम करेगा, वहां पे क्या करेंगे? धीरे धीरे हौले हौले समझो सब। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये हो गया बच्चों आपका कोई फंक्शन। तो ये हो गया y इक्वल टू fx, कोई फंक्शन हो गया, जैसे सपोज x स्क्वायर प्लस 3 कर दो, ऐसे ले लिया मैंने फंक्शन। अब यहां पे क्या है बच्चों कि आप पॉइंट ए लोगे, यहां पे सपोज पॉइंट ए लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी लिया आपने x2 y2। अब यहां पे आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो निकाल लिया, ये निकाल लिया आपने, ये आ गया आपको बच्चों x2 माइनस x1, और ये आ गया आपको y2 माइनस y1। क्या ये एंगल जो देगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? यहां पे ये एंगल, ये देखो यहां पे ये जो होगा ये एंगल निकलेगा। और स्लोप होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। अब तो स्लोप होता है बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान देना, या फिर यहां पे बनाता हूं, यहां पे x है, यहां पे y है, मैंने इसी को बनाया। स्लोप अगर a पॉइंट पे निकाल रहे हो तो जो टेंजेंट होगा बच्चों, जो टेंजेंट होगा
जो टेंजेंट होगा, पहले एक टेंजेंट खींच लो, और जो यहां पे थीटा एंगल बनाएगा वही tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पे। अब यहां पे देखो, यहां पे चाहे मैं टेंजेंट लूं, चाहे यहां पे टेंजेंट लूं, चाहे यहां पे टेंजेंट लूं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लूंगा तो स्लोप तो हमेशा सेम है। बट यहां पे देखो, पॉइंट ए पे टेंजेंट ले रहा हूं स्लोप निकालने के लिए, तो यहां थीटा है, इस पॉइंट पे ले रहा हूं, ऐसे टेंजेंट लिया तो यहां पे थीटा बनाया, किसी इस पॉइंट पे ले रहा हूं तो देखो ये एंगल होगा थीटा 2। तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो एंगल है, टेंजेंट का जो एंगल है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अगर स्लोप डिफरेंट डिफरेंट होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। समझ में आया? यहां पे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है, यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको समझते हैं और अच्छे से समझते हैं बच्चों। अब मैंने क्या किया कि यहां पे स्ट्रेट लाइन लाने के लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइन लाने के लिए मैंने b को a के बहुत क्लोज ले गया। अब मैंने b पॉइंट को शिफ्ट किया a के, ऐसा पॉइंट लो जो a के एकदम क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? ये कर्व है, अगर यहां पे b है और यहां पे a है, तो b को मैं a के यहां क्लोज लाया, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा? बन तो जाएगा बच्चों, बट उसके साथ क्या होगा कि आपका y2 माइनस y1 जो है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आप इस लेंथ को एकदम छोटा करोगे, b को a के पास लाओगे, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये दोनों बहुत छोटे हो जाएंगे, पक्की सी बात है। देखो b को अगर यहां से उठाकर a के पास लाते हैं तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये भी छोटा हो जाएगा, और ये लेंथ ये भी छोटा हो जाएगा, तो इतना छोटा हो जाएगा कि इसको बोलेंगे हम बच्चों dy। ठीक है, इसको बोलेंगे dx। कब? जब b को बहुत क्लोज ले आए a के, इस कंडीशन में ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dx, ये वाला। समझ में आ रही है बात? तो tan थीटा क्या होगा बच्चों? अब वहां पे जब b a के बहुत क्लोज चला जाएगा तब तो ये ट्रायंगल बन ही जाएगा। जब उसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो ये कर्व जो है, ये कर्व को अगर दो बहुत क्लोज पॉइंट लोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा बच्चों ये। तो अब यहां पे ये जो था ये y2 माइनस y1 नहीं है, यहां पे अब dy है और ये dx है। जब भी dy और dx लिखे इसका मतलब है कि y में बहुत कम चेंज हुआ है, छोटा सा चेंज हुआ है, x में छोटा सा चेंज हुआ है, तो यहां का जो थीटा होगा बच्चों अब निकाल सकते हो आप। तो tan थीटा क्या होगा? dy अपॉन dx। समझ में आ गई बात? इसी को बोलते हैं बच्चों स्लोप और इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, तो आप उसका dy बाई dx निकाल सकते हो। y अगर दिया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो dy बाई dx जो होगा बच्चों यही उसका tan थीटा होगा, वही उसका स्लोप होगा, और वही उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। बट यहां पे बच्चों हम क्या लिखेंगे? देखो इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों 2x। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं बताऊंगा इसके बाद तुरंत, तो इसका 2x आ गया। अब बच्चों यही है डिफरेंशिएशन। ठीक है, dy बाई dx क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बट यहां पे हम बोलेंगे बच्चों कि दिस इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, क्योंकि यहां पे देखो 2x है, dy बाई dx किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू अगर 1 है तो dy बाई dx 2 होगा, x की वैल्यू 2 है तो dy बाई dx 4 होगा, x की वैल्यू 3 है तो dy बाई dx 6 होगा। मतलब जैसे जैसे x वैरी करेगा वैसे वैसे dy बाई dx वैरी करेगा, वैसे वैसे tan थीटा वैरी करेगा, और वैसे वैसे स्लोप वैरी करेगा। समझ में आ गया? अब यहां पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रख लो। सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन है बच्चों, तो आप एंगल कौन सा लोगे? जो tan थीटा में निकलवा रहा हूं, यहां पे टेंजेंट लिया, सपोज दिस इज पॉइंट A, यहां पे आपने टेंजेंट लिया स्लोप निकालने के लिए। ठीक है,
यहां पे आपने स्लोप निकालने के लिए दिस इज पॉइंट बी, यहां पे आपने टेंजेंट लिया ऐसे, ठीक है। अब यहां पे एंगल कौन सा लोगे बच्चों, तो हमेशा एंगल कौन सा लोगे, जो ये tan थीटा मैं बोल रहा हूं आपको, ये स्लोप निकल कर आता है जो डिफरेंशिएशन से, वो क्या निकल के आता है, कौन सा थीटा लेना है आपको, तो थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर है, इधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो आप हमेशा जैसे ए पॉइंट के लिए ले रहे हो बच्चों तो ये वाला एंगल लोगे, बी के लिए ले रहे हो तो ये वाला एंगल लोगे। समझ में आ गई बात, अगर कोई लाइन ऐसे है तो ये वाला एंगल लोगे, ठीक है। तो इसका स्लोप बताओ क्या है, ये वाले का स्लोप बताओ, पहले पॉइंट ए का देखते हैं। पॉइंट ए वाला ये है, तो ये देखो ये 90 से ऊपर है, 180 से कम है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, साइन केवल पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। तो यहां देखो इसमें स्लोप नेगेटिव है, ए पॉइंट पे स्लोप जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। बी पॉइंट का देखते हैं, तो बी पे मारा हमने टेंजेंट ऐसे और एंगल देख लिया, तो एंगल देखा तो ये एंगल कितना से कितना के बीच में, 0 से 90 के बीच में है बच्चों। तो tan थीटा जो होता है वही स्लोप होता है, तो tan जो थीटा आएगी यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप जो होगा बच्चों आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, तो ये किस में आएगा बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, tan पॉजिटिव होता है, तो यहां पे स्लोप इसका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंशिएशन का फील आया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है बच्चों, tan थीटा होता है, और उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर रेट वेरी कर रहा है तो बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x के साथ साथ ये वेरी कर रहा था, ठीक है। अब इसके कुछ रूल देख लेते हैं। अपने डिफरेंशिएशन देख लिया कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला क्या होते हैं, तो एक एक फॉर्मूला का जो पॉइंट्स है बच्चों आपको याद होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो किसी बड़े फंक्शन का। तो देखो अब इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको याद होने चाहिए। रूल्स नंबर 1, अगर y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपसे बोल रहा है dy बाई dx निकालो, इसको बच्चों y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dy बाई dx को। dy बाई dx का मतलब क्या है बच्चों, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या y x के साथ चेंज कर रहा है यहां, नहीं, y की वैल्यू हमेशा 5 है, चाहे x कुछ भी रहे। देखो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये सपोज 5 है यहां पे, तो ऐसा y है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y जो है वो हमेशा 5 है, ठीक है। तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x के साथ y कैसे चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 0 है, y में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, तो किसी भी कांस्टेंट का y डैश जो होगा बच्चों वो 0 होगा। समझ में आ गया, कोई भी अगर कांस्टेंट दिया हुआ है बच्चों, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उसका dy बाई dx 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y में जो चेंज हो रहा है, तो y में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, 5 अभी भी 5 है, यहां भी 5 है, तो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ 0। तो x के साथ उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि y में चेंज ही नहीं हुआ, तो रेट ऑफ चेंज वाली बात आती ही नहीं है यहां पे। सेकंड, अगर बच्चों y इक्वल टू साइन थीटा दे दिया, ऐसा दे दिया, अब आपको बोल रहा है dy बाई dx निकालो, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, cos थीटा साइन थीटा का जो होता है, और d थीटा अपॉन dx लिख लो, ठीक है। अब यहां पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, y किसका फंक्शन है, थीटा का। थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा y चेंज करेगा, जैसे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लो, तो y की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो y 1/2 हो जाएगा। अगर यहां पे 60 रख लो,
तो y की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो y वैसे वैसे चेंज करेगा जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो निकल कर आया बच्चों वो आया cos थीटा d थीटा अपॉन x थीटा। अब ये बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि थीटा कैसे कैसे चेंज कर रहा है x के साथ। फील करा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, फील करा रहा हूं आपको। तो बच्चों अगर ये थीटा डिपेंड कर रहा होगा x पे, सपोज दिस इज x एक्सिस और ये y को ले लो थीटा, अगर इसका कुछ कांस्टेंट होगा, अगर ये सपोज ये कांस्टेंट है, ऐसे एक केस ले रहे हैं कांस्टेंट वाला कि थीटा जो है x के साथ चेंज ही नहीं कर रहा है, यही वाला कंडीशन है यहाँ पे, थीटा जो है x के साथ चेंज ही नहीं कर रहा है, तो क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी? तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आई बात? y इजकल टू साइन थीटा, अगर थीटा x पर डिपेंड नहीं कर रहा है और यहां निकालने किससे बोल दिया? विथ रेस्पेक्ट टू dx निकालने बोल दिया, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर थीटा x पर डिपेंड कर रही होगी तो फिर हम d थीटा अपॉन dx निकालेंगे। अगर सपोज वो x से चेंज कर रहा होगा वैल्यू तो d थीटा अपॉन dx निकालेंगे, उसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। समझ में आई बच्चों? अगर आपको अगर dy बाई डी थीटा बोल देता निकालने तो क्या करते? तो डायरेक्ट निकाल लेते, क्योंकि थीटा के साथ y का रिलेशन है। तो dy बाई डी थीटा, इसका क्या मतलब है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बताना है, तो इसका आंसर हो जाता है cos थीटा। ठीक है, यहां पे मैंने जो बात बताया आपको समझ में आया कि थीटा अगर x पर डिपेंड कर रहा होगा तो आपकी वैल्यू ये होगी, अगर थीटा x पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो साइन थीटा उसके लिए कांस्टेंट जैसा हो जाएगा, x के लिए साइन थीटा कांस्टेंट जैसा हो जाएगा, तो फिर इसकी वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर x, यहां देखो थीटा जो है अगर x पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, अगर थीटा x पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो साइन थीटा जो होगा वो x के लिए कांस्टेंट होगा और उसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। समझ में आया? फील आया बच्चों? ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, अगर आपके पास u एक कोई फंक्शन है f(x) जिसको u से भी लिख रहे हैं, v कोई फंक्शन है gx, अगर आपसे कोई बोल दे कि u इंटू वी y है, मतलब क्या है बच्चों? कोई फंक्शन f(x) है और gx दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका निकालो डिफरेंशिएशन, y डैश निकालो। इसको एग्जांपल से आपको समझा दे रहा हूं, जैसे आपको दिया हुआ है साइन थीटा, समझ लो ये f(x) है और e टू दी पावर x ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये y की वैल्यू है। यहां साइन थीटा नहीं लेते हैं, x ले लेते हैं, साइन x। ठीक है बच्चों, अब बोल रहा है कि y डैश निकालो, तो y डैश कैसे निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कि क्या करो, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। u इंटू वी है तो u को पहले रख लो, किसी को भी u लो, किसी को भी v ले लो। ठीक है, u यहां रख लो, dv बाई डी एक्स कर दो, प्लस v को छोड़ दो, फिर dv बाई डी एक्स कर दो। समझ में आया? इसको करते हैं, साइन x ले लिए, d e टू दी पावर x अपॉन डी एक्स प्लस ई एक्स को बाहर लिए इस बार, d साइन x अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? साइन x e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है, प्लस e टू दी पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, या इसको आप बोल सकते हो y डैश, या इसको आप बोल सकते हो स्लोप। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन में। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे? जैसे अगर कोई फंक्शन है y, वो u प्लस वी माइनस m प्लस g, ऐसा कोई फंक्शन है बच्चों, u f(x) है कोई फंक्शन है, सपोज दिस इज साइन थीटा कोई फंक्शन है, ये आपका cos थीटा है, ये आपका e टू दी पावर x है, ये आपका 5x है, और ये समझ लो कोई कांस्टेंट डाल दिया हमने 5। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है। यहां पे माइनस है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, 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 ये सारे फंक्शन से मिलके ये फंक्शन बना है। किससे कैसे मिला है?
प्लस और माइनस से मिला है। देखो सब जगह प्लस या माइनस ही है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? तो सब का अलग अलग निकालना होगा आपको। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, अगर y ये है तो dy बाई डी एक्स मतलब y डैश जो होगा वो u डैश प्लस v डैश माइनस m डैश प्लस g डैश प्लस कांस्टेंट का 0 कर दिया हमने। ठीक है, अब u डैश क्या होगा बच्चों? u अगर साइन थीटा है तो u डैश क्या होगा? कॉस थीटा। v अगर कॉस थीटा है तो v डैश क्या होगा? माइनस कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, m अगर e टू द पावर x है तो m डैश क्या होगा? e टू द पावर x प्लस g अगर 5x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5। मतलब अगर आपको प्लस माइनस में कॉम्बिनेशन करके दिया हो बच्चों तो सबको एक एक करके निकाल सकते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकाल दोगे, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। अब आपको कांस्टेंट का पता चल गया, मल्टीप्लीकेशन का पता चल गया, एडिशन का पता चल गया और सब्ट्रैक्शन का पता चल गया। ठीक है, आपको सारा पता चल गया। अभी आपको डिवाइड वाला एक है, बट उससे पहले एक मैं छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि y इजकल टू कोई कांस्टेंट दे दिया k और fx है, कोई फंक्शन ऐसे दे दिया। अब इसका निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, देखो y डैश इजकल टू k और f डैश x हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखो, जैसे y इज इक्वल टू 5 e टू द पावर x दिया हुआ है। 5 क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, k, fx कोई फंक्शन है e टू द पावर x, y इक्वल टू दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, y डैश आपको निकालना है तो पहले रूल से चलते हैं, रूल से, ये जो मल्टीप्लाई वाला रूल है। तो आप क्या करोगे? 5 को पहले रख लो, फिर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे, फिर क्या करोगे? e टू द पावर x को ऐसे रख लो, फिर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे। अब बच्चों e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वही होगा 5 e टू द पावर x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। सो ये हो गया 0। तो ये देखो क्या आ गया? 5 e टू द पावर x। मैंने क्या बोला था? k f डैश x। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, 5 को अलग रख लो और d e टू द पावर x अपॉन dx कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 e टू द पावर x। ठीक है, देखो सेम आंसर आ गया। तो आप कोई कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये पढ़ लिया, कांस्टेंट वाला भी पढ़ लिया। अब देख लेते हैं डिवाइड वाला, फिर आपका डिफरेंशिएशन। इसके बाद एक और रूल है वो भी बताऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। रूल नंबर कौन सा चल रहा है? अच्छा, कोई भी चल रहा हो, डिवाइड वाला देखते हैं। जैसे y इजकल टू v अपॉन यू दिया हुआ है, कोई फंक्शन है fx ऊपर और नीचे gx दिया हुआ है। ठीक है, इस बार u gx ले लिया, कोई भी ले लो। जैसे आपको बच्चों दिया हुआ है y इजकल टू e टू द पावर x अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, निकालते हैं इसका। तो इसका क्या है रूल बच्चों? y डैश का फॉर्मूला पहले देख लो, फिर यहां निकालते हैं। जो नीचे है उसको ऊपर u dv बाई dx माइनस v du बाई dx अपॉन u स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर v बाई u दिया हुआ है तो u को ऊपर ले जाओ, u dv बाई dx कर दो, फिर माइनस करके v du बाई dx कर देना, अपॉन जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, देखते हैं इसको। y डैश निकालो बच्चों यहां से, तो x ऊपर गया, x यहां गया, देखो नीचे वाला ऊपर चला गया, x d e टू द पावर x अपॉन dx माइनस e टू द पावर x dx अपॉन dx अपॉन x का स्क्वायर, जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर कर देना। तो इसका आंसर देखो कितना आएगा बच्चों? x e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x dx बाई dx 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, अपॉन x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे e टू द पावर x को कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये हुआ dy बाई dx। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, अब इसको दूसरे मेथड से देख लेते हैं बच्चों। देखो दिया हुआ है y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x। ठीक है,
क्या मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में यूज कर सकता हूं ऐसे, इंटू एक्स टू द पावर -1 लिख सकता हूं। अब मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा देते हैं, देखते हैं वाई डैश निकालो, तो e टू द पावर x हो गया डी एक्स टू द पावर -1 अपॉन डी एक्स प्लस एच टू द पावर -1 डी ई टू द पावर x अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब मैंने बताया था बच्चों कि x टू द पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n-1, यही होता है डिफरेंशिएशन। तो x टू द पावर -1 का निकालो, x टू द पावर -1, तो ये हो गया -1 x टू द पावर -1 -1, तो ये क्या हो गया बच्चों -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ डाल सकते हैं वैल्यू e टू द पावर x अपॉन -1 है तो माइनस लगा दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको 1/x लिख सकते हैं, e टू द पावर x होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? देखो सेम है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों। बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिवाइड वाला जो रूल है वो मल्टीप्लिकेशन का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। समझ में आ रही बात? लेकिन क्या होगा कि ये आपको रूल याद होगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो और निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कहीं कहीं कॉम्प्लिकेट करेगा आपको, तो आपको ये रूल याद होना चाहिए, मतलब डिवाइड में कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब एक लास्ट रूल है बच्चों, चेन रूल, उसको पढ़ लेते हैं। चेन रूल, अब सपोज बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा तो y डैश क्या होगा, cos x होगा। अब आप चाहते हो बच्चों कि y डैश इसका निकालो, तो आप ये भी चाहोगे कि एक्स स्क्वायर जो हो वो x की तरह बिहेव करे, चाहोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका पूरे का डिफरेंशिएशन निकालोगे, तो इसका हो गया cos एक्स स्क्वायर हो गया। अब बच्चों जिसको आपने चाहा था कि एक्स स्क्वायर जो हो x हो, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन आप करोगे मल्टीप्लाई करके डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स करोगे, तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये हुआ चेन रूल कि पहले आप पूरा का डिफरेंशिएशन कर दो और फिर अंदर जो है जिसको आपने x माना था, जिसको आपने x समझा था, उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, एक और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसका निकालो, तो आपके पास आपको जो फॉर्मूला याद है बच्चों वो याद है, y इज इक्वल टू लॉग x के लिए याद है, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आप इस पूरे को चाहोगे कि x हो जाए, चाहोगे ये पूरे को चाहोगे कि x हो जाए, तो आप सिंपल इसको पूरे को पहले डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जो आपने चाहा था वो आप अपनी मर्जी पूरी कर लो, 1 अपॉन ये हो गया। अब इसको जिसको आपने x समझा था अब उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट अलग से करो, तो 2x स्क्वायर प्लस वाले को कर सकते हैं अलग अलग, तो 2x स्क्वायर को करोगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा 4x आ जाएगा, प्लस 3x को करोगे तो 3 आएगा और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो ये चेन रूल है। जो आप चाह रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो कि वो x बन जाए, उसको आप क्या करो कि पहले पूरे को डिफरेंशिएट कर दो और जिसको आपने चाहा कि वो x बन जाए उसको फिर मल्टीप्लाई में अलग से डिफरेंशिएट करो और आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ बच्चों चेन रूल, समझ में आ गया। ऐसे ही आप साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का भी कर सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप इसका आंसर करके और फिर मुझे कमेंट में करना। ठीक है, ये हुआ बच्चों डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन होता क्या है बच्चों, पहले ये समझते हैं। जैसे कोई ग्राफ है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y इक्वल टू fx, कोई ग्राफ है। अब बच्चों डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप बताता है, tan थीटा बताता है या फिर
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताता है। उसी तरह इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो ये एरिया इंक्लोज कर रहा है ये बताता है। अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, लिख लो इसको, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो इंक्लोज एरिया है, इंक्लोज एरिया, वही इंटीग्रेशन बताता है। कैसे, अब देखते हैं बच्चों। अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक मेथड है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आया कैसे ये बता रहा हूं आपको। सपोज दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एक छोटी सी स्ट्राइप यहां पे काट लो, ठीक है, मैंने ये स्ट्राइप काट लिया। सपोज ये dx है, dx मैंने बताया था कि छोटा सा x एक्सिस पे छोटा सा x, dx हो गया। ये हो गया, सपोज दिस इज y1, यहां पे काट लो। दिस इज ऑल्सो dx, सो ये हो गया y2, यहां पे भी काट लो। तो ऐसे हमने क्या किया बच्चों कि छोटे छोटे स्ट्राइप्स काट लिए। इसका एरिया हमें निकालना था यहां से यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का इंक्लोज एरिया निकालना था, ठीक है। तो हमने छोटे छोटे स्ट्राइप्स काट लिया। दिस इज y3 एंड दिस इज dx। अब इसका एरिया क्या होगा बच्चों? तो क्या ये y1 dx होगा, ये वाला, ठीक है। ये छोटा है तो इसको बोलेंगे y2 dx। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसका एरिया क्या होगा? y3 इंटू dx, y3 इंटू dx होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्राइप्स में इसको मैंने काट लिया, छोटे 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 स्ट्राइप्स में काट लिया। सपोज ये yn तक dx तक, ये टोटल एरिया हो गया बच्चों। इन टोटल एरिया का जब हमने सम कर दिया, सबको प्लस कर दिया, तो ये एरिया आ गया इंक्लोज एरिया ऑफ, इंक्लोज एरिया विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं, समझ में आया? ये जो ग्राफ था पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, उसको जो एरिया इंक्लोज करता है वही इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से निकालें? नहीं, अभी दूसरे मेथड से निकालते हैं। इंटीग्रेशन कैसे आया उसको समझते हैं। तो हमने छोटे छोटे स्ट्राइप्स में काट लिए। काटने के बाद ये dx हो गया, ये dx हो गया, ये dx हो गया, ये y1 है, ये y2 है। देखो सब जगह y जो होगा डिफरेंट होगा, ये y3 है। अब हमने इसका एरिया निकाला छोटे छोटे पार्ट्स का, तो y1 dx, y2 dx, y3 dx, ऐसे सारे को डिवाइड कर दिया, सबको मैं छोटे 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 में काट लिया। काटने के बाद सबको ऐड कर दिया, तो दिस इज द एरिया इंक्लोज्ड विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है बच्चों। क्या मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं ऐसे? yn dx, n इक्वल टू 1 से n तक लिख सकता हूं। n जब 1 होगा तो y dx, y1 dx, n इक्वल टू 2 जब होगा तो y2 dx, और n कहां तक जा सकता है? n तक, yn dx तक, ठीक है बच्चों। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई बच्चों कि ये छोटे से स्ट्राइप्स को देखो, यहां पर ये ऐसे है, इसको जूम करके देखो, यहां पे क्या, यहां पे ऐसा है, ये इसको मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। ये dx है और ये y3 है। ये जो एरिया है बच्चों, दिस एरिया, ये होगा y3 इंटू dx। बट ये वाला एरिया छूट गया, जो कर्व वाला एरिया है, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया मैंने गंदा कर दिया, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया छूट गया। एरिया कौन सा होगा बच्चों जो हमने निकाला? y3 इंटू dx क्या होगा? ये एरिया होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है। बट ये तो कर्व है, ये तो ऐसे कर्व है बच्चों, ये वाला एरिया तो छूट ही गया। तो इसके लिए कहा गया बच्चों कि ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आया इंटीग्रल मेथड, जहां पे हमने ये कर्व वाला, जो ये कर्व छूट रहा था, तो कर्व का साइन लगा दिया, ठीक है। और हमने लिख दिया यहां पे y dx, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं बच्चों इसका एरिया। समझ में आ रही है बात? तो इंटीग्रेशन से हम इसको भी, कर्व को भी इंक्लूड कर लिए, तो अब हम निकाल सकते हैं। तो ये समेशन हम लोग, ये जो है गलत हो गया बच्चों, इसी को मॉडिफाई करके फिर। अब इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन वैसे होते हैं जिनके इंटीग्रल्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहां और यहां वाला लिमिट, ये आपको दिया रहता है। जैसे आपको 2 से 4 तक इसको करना है, यहां 2 है और यहां 4 तक है, 2 से 4 तक आपको
एरिया लेना है। तो ये हुआ डेफिनिट इंटीग्रेशन, जहां कहां से कहां तक के बीच का एरिया लेना है ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ दिस इंटीग्रल। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब इसको निकालने का एक तरीका है कि सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? फील आया कि इंटीग्रेशन में हम करते क्या है? इंटीग्रेशन में हम इंक्लोज एरिया निकालते हैं। तो इंक्लोज एरिया तो ऐसे भी निकाल सकते थे, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि ये कर नहीं आया, तो फिर एक नया प्रोसेस निकालना पड़ा, एक नया मेथड निकालना पड़ा, दैट इज इंटीग्रेशन। और यहां से पूरे इंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला है बच्चों जो मैं यहां पे अटैच कर रहा हूं। अब बच्चों रूल देख लेते हैं कुछ। तो रूल्स, जब फंक्शन जो है एडिशन में हो और सब्ट्रैक्शन में हो, ऐसा हो तो क्या करेंगे? जैसे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, ऐसे लिखा हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या करना है, इसको बच्चों सेपरेट सेपरेट तोड़ देना है। साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। अब ये देखो साइन का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू द पावर एक्स होता है। ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूला में आपने देखा होगा बच्चों, एक्स टू द पावर एन रहता है तो इसका क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अब यहां पे एक बहुत गौर करने वाली बात है कि एन प्लस 1 जो होना चाहिए दैट शुड नॉट बी 0। ठीक है, इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू -1 अगर होगा तो तब क्या होगा, अगर x टू द पावर -1 होगा तो उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो उसके लिए एक अलग इंटीग्रेशन बना दिया गया बच्चों, दैट इज log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ये डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, x टू द पावर -1 होगा या उसको ऐसे लिखा होगा 1/x लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका होगा log x। ये फॉर्मूला पे मत जाना, क्योंकि यहां पे ये कंडीशन लिखा हुआ होता है कि x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तभी होगा जब n-1 नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 का x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया। प्लस सी लगाना मत भूलना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ प्लस का और माइनस का। तो माइनस में क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा होगा तो यहाँ पे माइनस आप कर सकते हो, यहाँ पे अगर माइनस है तो आप माइनस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये कांस्टेंट प्लस में लिखे कि माइनस में लिख लें, तो हमारा ट्रेंड है बच्चों प्लस सी लिखने का, तो हमेशा प्लस सी लिखना। ठीक है, माइनस नहीं करना। अब समझते हैं, अगर फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में हो तब क्या करेंगे? जैसे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर x dx दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, तब कैसे निकालोगे? तो इसके लिए रूल होता है बच्चों आइलेट रूल, आइलेट। ठीक है, I से इनवर्स, L से लॉग, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिगोमेट्रिक और E से एक्सपोनेंशियल। क्या बोल रहा हूं फिर से सुन लो, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसमें से जो पहले आएगा बच्चों वो u होगा, u जो होगा वो फर्स्ट होगा और v जो होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है, x किस में आएगा बच्चों, अलजेब्रिक a, e टू द पावर x किस में आएगा, एक्सपोनेंशियल में। तो देखो अलजेब्रिक वाला जो होगा u होगा, ये u होगा और ये v होगा। सबसे पहले क्या करना है, u इंटू वी फॉर्म में है तो u और v को डिसाइड करना है आइलेट रूल से। ठीक है बच्चों, उसमें डिसाइड हो गया हमें कि u क्या है और v क्या है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर ऐसे दिया हुआ u इंटू वी dx ऐसे दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो u है उसको बाहर करो और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, फिर माइनस, माइनस प्लस नहीं करना, माइनस। अब क्या करना है, इसी को उठा के लिखना है इधर,
इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को उठा के लिख दो यहां पे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बट ये u डैश होगा। u डैश होगा, इसका क्या मतलब है बच्चों कि दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ u du बाई dx। ठीक है, अब बच्चों इस इंटीग्रेशन के लिए dx यहां पे है, तो ये पूरे इंटीग्रेशन के लिए भी dx होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन के लिए ये dx है और पूरे के इंटीग्रेशन के लिए dx होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको आप याद कर लेना, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया कैसे करना है? u को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx कर दो, फिर इसी को उठा के यहां पे लिख दिया, बट u का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बस सिंपल सा। अब देखो इसको करते हैं, तो y इज इक्वल टू होगा बच्चों, u को बाहर करो, कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका वो हो गया डिफरेंशिएशन 1, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx इसी को करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। अब ये पूरा का इंटीग्रेशन एक बार फिर से होगा। ठीक है बच्चों, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x होता है माइनस, ये देखो 1 इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होगा, तो 1 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स हो गया dx। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर, x ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे बच्चों। आइलेट को याद रखना, u इंटू वी जब भी आएगा तो आप आइलेट से डिसाइड करोगे कि u क्या होगा और v क्या होगा, फिर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दोगे और आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब एक और तरह का देख लेते हैं रूल बच्चों, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब दूसरा रूल देख लेते हैं बच्चों, अगर साइन ax प्लस बी ऐसे लिखा हो या e टू दी पावर ax प्लस बी ऐसा लिखा हो, तो आप कैसे करोगे? जैसे cos ax प्लस बी लिखा हुआ है या फिर tan ax प्लस बी लिखा हुआ है, अगर किसी का भी फॉर्मूला जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें ax प्लस बी करके लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे, इसका dx करना इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन आप कर दोगे, इसको x समझ के, ये पूरे को x समझ के इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन हो गया इसका cos ax प्लस बी अपॉन ए। ये जो x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, उसको बाई में लिख देना, उसको इसके नीचे कर देना। ठीक है, इसी तरह इसका इंटीग्रेशन करो जैसे मैंने उसका किया, तो इसको पूरे को x मान लो, e टू दी पावर ax प्लस बी लिख दिया। अब इसको देखेंगे कि x के साथ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है, a, तो उसको यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो हो गया बच्चों e टू दी पावर x ax प्लस बी अपॉन a। ठीक है, अपॉन में आप लिख देना उतना। समझ में आ गया बच्चों? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब जो लास्ट रूल है बच्चों वो है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रूल। अब ये क्या है? इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर वैसा बनाएंगे कि इंटीग्रेशन हो जाए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन करो। तो कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? तो एक काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं dy बाई 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, डी एक्स को उधर लेकर 2 को नीचे ले आए। अब ये देखो एक्स डी एक्स क्या है? डी वाई बाई 2, तो लिख दिया हमने इसको डी वाई बाई 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? वाई है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई वाई, जो भी कांस्टेंट रहेगा बच्चों उसको बाहर निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन की तरह। ठीक, निकाल सकते हो आप, ये बात ध्यान रखना। जो कांस्टेंट है, जैसे 1 बाई 2 यहाँ कांस्टेंट है, तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे। अब बच्चों ये 1 बाई वाई है, तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n अगर -1 लोगे, अगर इसको y टू द पावर -1 ले लो, तो -1 प्लस 1 0 हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 1 अपॉन वाई क्या होता है बच्चों? उसका इंटीग्रेशन log y होता है। तो इसका आंसर हो गया 1 बाई 2 log y।
अब बच्चों यहां देखो कि y हमने किसको लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y लिया था, तो क्या मैं यहां पे वैल्यू पुट कर सकता हूं y का, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने किया क्या, ये रिजल्ट आया बच्चों। हमने किया क्या कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y माना और उसको इजी फॉर्म में ले गए ताकि हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो ये चीज बहुत यूज होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रूल जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। जब कॉस थीटा साइन थीटा का टर्म रहेगा तो आप इजीली उसको कन्वर्ट करके और इजी वे में बना के और इंटीग्रेशन निकाल के फिर बैक आप वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो यहां पे जाके बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो खत्म होता है। मैंने जितना भी बताया है वो अभी के लिए सफिशिएंट है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ कुछ मैथ्स सीखते जाएंगे, बट अभी के जर्नी के लिए हमारे लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है बच्चों। तो दिल लगा के पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।